ओके तो ये अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 2x - y + 4 = 0 और x - 2y = 1। चलो पहले मैं कंसेप्ट बोल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। तो क्या होता है कि समझो ये अगर स्ट्रेट लाइन दे दिया तुमको, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है और एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, दो स्ट्रेट लाइन दे दिया है और उसके बीच मतलब इंटरसेक्टिंग है वैसे, और अगर समझो दो स्ट्रेट लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग होते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एंगल भी जनरेट होगा, बराबर ना। तो ये एक एंगल होगा इधर और एक दूसरा एंगल इधर से बनेगा, बराबर ना। अगर ये एप्टिस है तो ये एक्यूट होगा और ये अगर एक्यूट है तो ये एप्टिस होना चाहिए, बराबर ना। दोनों, एक अगर 90 से ज़्यादा होगा दूसरा 90 से कम होगा, क्योंकि ये टोटल 180 होता है, लीनियर एंगल 180 होता है। इसको बोलेंगे हम लोग एप्टिस एंगल, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब इससे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है उसको अगर बाइसेक्ट करने वाला अगर हमने लाइन बना दी है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला मतलब क्या है कि इधर का जितना एंगल बन रहा है उतना ही नीचे वाला एंगल बनना चाहिए। तो ये जो लाइन बना रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल एप्टिस हो जाता है तो इसको बोलते हैं एप्टिस एंगल बाइसेक्टर, ऐसा होता है ये, बराबर। ये होगा एप्टिस एंगल बाइसेक्टर होता है ये। और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर होगा, अभी अगर एप्टिस होगा तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। और इसमें भी क्या होगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक्यूट एंगल और बाइसेक्टर और एप्टिस एंगल बाइसेक्टर हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, कैसे निकालेंगे देखो, अगर समझो ये जो तुम्हारा बाइसेक्टर अगर होगा या फिर ये तुम्हारा अगर बाइसेक्टर का लोकस होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हो, तो ये जो लेंथ होना चाहिए और ये लेंथ होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला एंगल अगर सेम है तो लेंथ भी तो सेम ही होगा ना, सही है क्या। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास इसका इक्वेशन मालूम है, समझो a1x है प्लस b1y है और प्लस c1 और इक्वल्स टू होगा 0, और ये वाला इक्वेशन कैसा है, a2x है प्लस होगा b2y और इधर से कितना आएगा, प्लस आएगा c2 और इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन ऐसा लिखा है तो अब देख लो, सीधी सी बात है, अगर ये तुम्हारे लोकस के ऊपर का पॉइंट है, ये वाला क्या है कि लोकस के ऊपर का अगर पॉइंट होता है ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, सही है ना। तो बस ये दोनों डिस्टेंस को हम लोग सेम कर लेते हैं। तो कितना होगा देखो, डिस्टेंस मतलब कैसे आएगा, ये 1 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा b1 इंटू वाई और प्लस हो जाएगा c1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b1 का स्क्वायर। ये जो लिखा है मैंने क्या लिखा है समझ में आ रहा है आपको। ये पॉइंट अगर तुम्हारा लोकस का है, इसको अगर तुमने x, y बोल देते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ऐसे निकालते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल देना है तुमको, तो क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट है वो अगले वाली साइड पे रखना पड़ेगा। मतलब कौन सा, ये 2 इंटू होगा x प्लस हो जाएगा b2 इंटू होगा y और प्लस हो जाएगा c2 और टोटल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b2 का स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा मतलब ये होगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे तो दो इक्वेशन आना चाहिए तुमको, ये वाला एक इक्वेशन आना चाहिए था और ये इधर का एक इक्वेशन आना चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए था। यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे जो ये मॉड है उसको जब हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, देखो ये मॉड को मैं हटा देता हूँ, तो उसको हटाने के बाद क्या होगा कि हमको एक ये हटने के बाद हमको क्या दिख जाएगा कि एक इक्वेशन दिख जाएगा, बराबर क्या। और ये मॉड तो तभी हट सकता है जब इसका साइन मालूम हो। अगर साइन मालूम नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देते हैं, बराबर ना। तो इसका मतलब जब यहाँ पे एक बार प्लस ले लेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, माइनस लेने से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, सही है ना। मतलब दो इक्वेशन है वैसे इसके अंदर। अच्छा, हमको अब डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन एक्यूट का है, कौन सा एप्टिस का है। उसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका है मैं बोल देता हूं, ये आपको समझ में आ रहा है, देख लो। ये जो C1 है यहाँ पे और यहाँ पे जो C2 है वो पहले तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कहाँ से करेंगे हम लोग, ये पहले से ही यहाँ पे ही कर लेंगे। अगर समझो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अगर वैल्यू निगेटिव दिख रही है तो इसको साइड चेंज कर देंगे, अगर निगेटिव होगा तो सपोज लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहीं से हम लोग पॉजिटिव करके ही इसमें लेके आएंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव दिखना चाहिए, तब जाके हम लोग ये जो मेथड में बोल रहा हूँ वो लगा सकते हैं। तो C1 C2 कैसा तुम्हारा पॉजिटिव है। इसके बाद ये तो पहला स्टेप हो गया तुम्हारा, इसको पॉजिटिव करने के बाद तुमने क्या किया, ये निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करोगे तुम, a1 a2 मतलब x का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 का और y x इक्वेशन 2 का जो x का कोएफिशिएंट है उन दोनों का प्रोडक्ट, सिमिलरली y का जो दोनों जो इक्वेशन में उसका प्रोडक्ट कर लो। अब ये जो है इसका साइन चेक करो, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। मैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होगा तो ही जाके इसका एक्यूट एंगल या फिर ऑप्टिस एंगल पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाता है तो इसमें एक्यूट एंगल और ऑप्टिस एंगल पॉसिबल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर ये इक्वल 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर बन जाते हैं।
ये दो लाइन कैसे बन जाएंगे, परपेंडिकुलर। चलो देखो कैसे होगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हो जाएगा -a1/b1 बराबर ना, और इसका जो नीचे वाले का जो स्लोप है कितना आ जाएगा, -a2 डिवाइड बाय होगा b2। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका साइन सिस्टम कितना, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 आता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये a1 a2 और इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये होगा b1 b2। तो इसका मतलब कितना होगा कि a1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 का जो एडिशन है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है ना, तो इसका मतलब 0 अगर आ गया तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाते, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल और ऑब्टयूस एंगल की बात आएगी नहीं वहां पे। ये तो तभी आएगी जब ये इसका आंसर नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बराबर क्या, इसका साइन अगर ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो थे तब जाके ये क्या होगा, इसमें एक्यूट एंगल और ऑब्टयूस एंगल एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। अब ये क्या होगा, मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इसका आंसर अगर ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे तुमको दो साइन दिया है, कौन सा, प्लस और माइनस, तो अब यहाँ पे प्लस लेने से और माइनस लेने से कौन से हमारे क्या आ जाते हैं, बाइसेक्टर आते हैं। ये डिसाइड होगा a1 a2 प्लस b1 b2 इस साइन, इसके साइन के ऊपर अगर इसका पॉजिटिव साइन है और अगर मैं यहाँ पे अगर प्लस लेता हूं तो ये हो जाएगा कौन सा, ये होगा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर का। समझ में आ रहा है क्या, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का कब साइन देखना है, c1 c2 को पॉजिटिव करने के बाद साइन देखना है, और c1 c2 इसमें भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब देखेंगे हम लोग साइन कितना है इसका, a1 a2 प्लस b1 b2 b2 का साइन कितना है, ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, जो ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब जब प्लस साइन ले लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे अगर प्लस साइन ले लेता हूं मैं तो ये जो इक्वेशन होगा वो होगा ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर का, और इसके अपोजिट मतलब माइनस साइन लेने से क्या होगा, फिर ये होगा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर। सही है। दूसरी बात, अब अगर इसका साइन लेस होता है तो लेस देन जीरो होता है तो मतलब इसका जो भी साइन होगा वो साइन अगर यहाँ पे ले लेंगे, मतलब ये लेस देन जीरो है तो जो साइन ले लेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा। मतलब अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर लेस देन जीरो है और अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो ऑब्टयूस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, बराबर क्या। तो बस ये जो सिस्टम है याद रखो, लेकिन उससे पहले ये जो कंडीशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भूल जा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें C1 C2 तो पॉजिटिव करना है, बस ये इसको चेक करने के लिए नहीं, इसको यूज भी वहां पे करना है, C1 C2 पॉजिटिव वाला यूज करना है। तो ये तुमको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हम लोग अभी इस वाले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो दो इक्वेशन जो हमारे पास है, कौन सा है, 2x माइनस वाई और ये होगा +4, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कौन सा है देख लो, ये है x माइनस टू वाई, और अगर इस 1 को इधर लेके आते तो -1, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये -1 आया, इसका मतलब इसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, सबकी साइड चेंज कर देंगे, तो ये होगा -x प्लस हो जाएगा 2y और ये होगा +1 और इक्वल्स 0 होगा। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन यहाँ पे आया और एक इक्वेशन ये, दोनों के अंदर कैसा भी कांस्टेंट जो है C1 C2 पॉजिटिव है। तो अब हम तैयार है किसके लिए, इसके एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये होगा 2x माइनस होगा y प्लस हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय कितना आएगा, √4 प्लस हो जाएगा 1, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात चल रही है, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस और माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा -x प्लस हो जाएगा 2y प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय √ऑफ कितना आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। सही है। तो बस ये वाला जो है यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको, ये इक्वेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे -1 है और ये नहीं चलेगा हमको, ठीक है। कांस्टेंट जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी x का y का कोएफिशिएंट क्या है अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं, बस अपने को जो कांस्टेंट है वही पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वाले में पॉजिटिव था इसलिए हमने ये यूज कर लिया, इसको हम लोग गलती से भी हाथ नहीं लगाएंगे, ओके ठीक है। अब इसके बाद अब यहां से अपने को क्या चाहिए था, सिर्फ एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर चाहिए, बराबर ना। तो इसका मतलब अब हमारा काम क्या है कि ये जो इसके जो कोएफिशिएंट्स है उसका प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2, सही है ना। तो कितना आएगा 2 × -1, तो ये होगा -1 और इंटू हो जाएगा 2, ये होगा 2 × -1, फिर कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू हो जाएगा -1, सही है ना। तो कितना आ रहा है, ये -2 और ये -2, आपको दिख रहा है ये लेस देन 0 है। ये अगर लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का अगर साइन चाहिए और ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर का साइन चाहिए तो ये इसका जो भी साइन होता है वो साइन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए, और उसके अपोजिट जाएगा वो आएगा हमारा
एक्विट एंगल का बाइसेक्टर। इसका मतलब अगर मुझे एक्विट एंगल का बाइसेक्टर के बारे में बोला गया था तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे जो है साइन कौन सा ले लूंगा, साइन ले लूंगा प्लस का, बराबर है क्या। तो प्लस लेने से क्या होगा, देख लो ये तो वैसे भी निकल गया, ये √5 तो प्लस ले लो और सॉल्व कर लो इसको, तो 2x माइनस हो जाएगा y और होगा +4 और इक्वल्स हो जाएगा -x। ये -x कैसे प्लस ले लिया था, ये जो भी था अभी वही लिखना है ना, प्लस मतलब बाय डिफॉल्ट मैं हटा देता हूँ, तो -x + 2y और ये प्लस हो जाएगा 1, तो ये x को इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3x और ये 2x को भी इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3y और हो जाएगा 1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये होगा +3 और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये x 3 जब निकल जाएगा तो x - y और प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो बस ये इक्वेशन आ जाएगा आपको, तो x - y + 1 इक्वल्स टू x - y + 1 = 0, तो ये बी ऑप्शन तुम्हारा हो गया। समझ में आ रही बात आपको। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, मतलब ये ए बी जो लाइन है उसका इक्वेशन है y = x इफ a एंड b लाई ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। ये एक मिरर है, देन द इमेज ऑफ ए बी हैज द इक्वेशन। ओके, तो क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है, मतलब कोई मिरर है, मिरर मतलब समझते हो एक आईना है, ठीक है, और उसका इक्वेशन भी आपको गिवन है, कितना होगा, ये 2x माइनस होगा y और इक्वल्स टू है 1, ठीक है। और एक दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है y = x और इसको तो ये कट करेगा ही क्योंकि इनका सेम स्लोप नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, वैसे +2 है, तो इसका स्लोप अगर +1 है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और भी ऐसा कुछ हो जाएगा, अपने को कोई मतलब ज़्यादा संबंध नहीं है इसके, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है। ओके, तो अब अपने को बोला गया क्या है कि ये भी जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कहाँ पे, ये यहाँ पे है और बी भी एक ही साइड पे, मतलब मिरर के एक ही साइड पे ये दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। अब तुमको बोला गया क्या है कि तुमको इसका ये निकालना है, इसका इमेज निकालना है। इसका इमेज मतलब क्या होगा, देखो अगर इस पॉइंट का मैं इमेज इसके अंदर रखूंगा तो क्या होगा कि ये जितने दूरी पे इसमें था उतने ऊपर आएगा, ये भी जितनी दूरी पे था उसमें ऊपर उतनी दूरी पे आएगा, बराबर ना। मतलब इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ये समझ में आती बात आपको, मतलब ये जितना इधर से डिस्टेंस है उतना इधर बनेगा, मतलब इसको इसकी इमेज देखना है इस मिरर के अंदर, तो बस ये जितना दूरी के ऊपर होगा पॉइंट इस लाइन से उतना ही क्या होना चाहिए, इसका मिरर का जो अंदर पॉइंट देखेंगे तो उतना ही डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, उतना ही ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन मालूम है y = x, बस तुमको इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब इसके इमेज का इक्वेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, एक तो हम लोग उसको पैरामेट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं, इस लाइन को पैरामेट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इस पैरामीटर का इमेज ले लेंगे और उसमें से पैरामीटर को रिमूव करेंगे, ये पहला स्टैंडर्ड मेथड है। या फिर ऐसा नहीं करना है आपको तो दूसरा मेथड क्या है कि इसके ऊपर क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर समझो 2 पॉइंट अगर मुझे मिल जाते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर के तो भी हमारा काम बन जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और बी जो 2 पॉइंट्स है ना, ये और 2 बी पॉइंट अगर है तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये के कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, बी का कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, लेकिन पॉइंट कैसे होना चाहिए, एक ही साइड के होना चाहिए, है ना, एक ही साइड के होना चाहिए। वैसे भी क्या कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इधर का भी लेता हूं तो भी ये जो इसका इमेज भी इसी लाइन पे आएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, शायद वो सेम ही लाइन आएगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करें, देखो इसका जो जनरल पॉइंट बनेगा इस लाइन के ऊपर का क्या होगा, ये होगा t, बराबर ना। हम लोग पैरामीट्रिक के लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि y = अगर x अगर ये लाइन है हमारी तो इसका मतलब उसमें x जितना होगा उतना y होगा, तो t, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर का, कौन सा भी एक जनरल पॉइंट हो गया, बराबर क्या। तो इसी पॉइंट का अगर हमने इमेज ले लिया तो कहां पे आएगा, इसके इमेज के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका जो इमेज बनेगा इस लाइन के अंदर 2x - y = 1 के अंदर उसके ऊपर आना चाहिए। तो बस अब हम लोग ये t, का इस लाइन के अंदर इमेज ले लेते हैं। तो इमेज कैसे निकालते हैं मालूम है कि आपको, x - t होता है डिवाइडेड बाय होगा 2, x - t डिवाइड बाय होगा 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, y माइनस हो जाएगा t और होगा डिवाइड बाय -1, बराबर ना। मतलब x - x1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट इक्वेशन में जो लाइन में जो था, और लाइन हमारी कौन सी है, ये है, इमेज का फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर बाद में क्या आएगा, -2 टाइम्स क्या होगा, जो t, जो है इस लाइन के अंदर रख देंगे तो ये होगा 2t, मतलब इधर से आएगा कितना 2t और होगा -t और होगा -1 और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा, a² + b² मतलब हो जाएगा 4 प्लस होगा 1। तो ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा इमेज का फॉर्मूला। अब इसके बाद सॉल्व कर लो इसको और जो भी एक्सप्रेशंस आ जाएंगे उसमें से t को रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। तो x - t डिवाइड होगा 2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
y माइनस टी डिवाइड बाय होगा -1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये तो है कितना, ये होगा t -1 डिवाइड बाय होगा 5, बराबर ना। तो ये -2 का -2 होगा और ये t माइनस हो जाएगा 1 और डिवाइड बाय होगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैसे, x माइनस टी इक्वल्स कितना आ जाएगा, देखो ये होगा -4t और होगा +4 और डिवाइड बाय होगा 5 और यहाँ से एक और मिलेगा, ये x की वैल्यू कितना भी होगा, देखो तो होगा -4t प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाय होगा 5 और ये होगा +t। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 5t माइनस हो जाएगा 4t, मतलब हो जाएगा कितना, t प्लस हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ओके, तो ये कितना है 5x - 4 इक्वल्स टू टी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं इसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा y की वैल्यू देख लो, तो ये होगा y माइनस टी और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये होगा 2 टाइम्स t - 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5, बराबर ना। तो मतलब ये माइनस निकल गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2t माइनस हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 5 होगा और प्लस हो जाएगा t। कितना आ रहा है देख लो, ये y इक्वल्स हो जाएगा 5t, सही है। तो 5t मतलब हो जाएगा ये 7t माइनस हो जाएगा 2 डिवाइड बाय होगा 5 ऐसे। तो यहाँ से कितना आएगा, ये होगा 5y और इक्वल्स हो जाएगा 7 इंटू होगा t की वैल्यू कितना यहाँ पे हमने निकाल दिया है, कितना हो जाएगा देखो, ये होगा 5 इंटू होगा x माइनस हो जाएगा 4 और ये होगा -2, बस इतना ही होगा ना। ये 5y इधर आएगा और 7 इंटू हो जाएगा ये t की वैल्यू 5x - 4 होगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी है आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये होगा कितना 5y माइनस हो जाएगा 7 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये होगा 35 इंटू होगा x माइनस हो जाएगा 28 और ये होगा -2 मतलब ये 30 हो जाएगा। ये 7 कहाँ से आया, ये 7 नहीं है यहाँ पे, मतलब ये 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कितना था 5y ही था। ओके, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देख लो जो भी ये सॉल्व कर लो, तो ये 5y होगा और इधर से आएगा 35 इंटू होगा x और ये होगा -30, तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो y इक्वल्स हो जाएगा कितना 7x माइनस हो जाएगा 6। तो y इक्वल्स टू 7x - 6 होगा या फिर 7x - y -6 ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो कितना है 7x - y इक्वल्स टू 6, बराबर, ठीक है। 7x - y -6 होगा, 7x - y -6, तो भी ये सी ऑप्शन तो नहीं लग रहा ना। 7x - y, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, अच्छा सही है 7x, ये सही है ना, इसको ऐसा लिख दो ना 7x - y इक्वल्स हो जाएगा 6 ना, y को उधर ले गए 6 को इधर भेज दिए, तो 7x - y इक्वल्स हो जाएगा 6, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द वन ऑफ लाइन्स ऑफ my स्क्वायर प्लस 1 - m² xy - m x² इक्वल 0 इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स xy इक्वल्स टू 0। मतलब इसके बीच की ये एक लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है किसमें, xy इक्वल 0। अब xy इक्वल 0 क्या है, ये चीज़ देख लो पहले। तो xy इक्वल्स टू 0 अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया है, इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट आपके पास 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी, एक तो 0 हो सकता है x या फिर एक 0 हो सकता है y, बराबर क्या। इसका मतलब x इक्वल 0 जो है तुम्हारा y एक्सिस है और y इक्वल 0 जो है तुम्हारा x एक्सिस है, सही है ना। और इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो ये तो बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाएंगे। ये तो क्वाड्रेंट के जो बाइसेक्टर होते हैं y इक्वल्स टू x होता है और दूसरा जो होता है y इक्वल्स टू -x ऐसा होता है, बराबर है। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप तो तुम्हारे पास कितना है 1 के बराबर है, इस लाइन का स्लोप कितना है -1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या फिर इसके स्लोप्स निकालेंगे, तो इसका एक जो स्लोप हो कम क्या होना चाहिए, एक तो +1 होना चाहिए, एक फिर -1 होना चाहिए। तो इसका स्लोप कैसे निकाले हम लोग, इसका स्लोप निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि पहले इसका ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्लोप के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लो पहले। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये इक्वेशन कितना है m इंटू वाई स्क्वेयर है, प्लस हो जाएगा कितना 1 माइनस हो जाएगा m स्क्वेयर इंटू हो जाएगा x इंटू वाई और कितना आएगा माइनस हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वेयर और इक्वल 0। ये है होमोजीनियस इक्वेशन पासिंग, मतलब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर ना। तो ओरिजिन से जो भी लाइन पास करती है, अगर इसके पॉइंट कौन सा भी मान लेता हूँ कैसा ये x, y अगर ये पॉइंट है तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा y - 0 डिवाइड बाई x - 0, मतलब इसका जो स्लोप होता है y/x ही होता है, बराबर ना। मतलब ओरिजिन से लाइन अगर कोई पास करती है तो उसका स्लोप कितना आना चाहिए y/x आना चाहिए।
इसका मतलब अगर मुझे इस लाइन के स्लोप से निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्म्स है उसको y बाई एक्स में लिखना पड़ेगा। तो इस टोटल इक्वेशन को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये एम टाइम्स ये होगा तुम्हारा स्लोप, बराबर ना। तो ये स्लोप का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा स्लोप का स्क्वायर, प्लस कितना आएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर, बराबर ना। और इधर से कितना आएगा, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा वाई बाई एक्स, मतलब ये तुम्हारा क्या है, एम है, बराबर ना, स्लोप है तुम्हारा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा एम, और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन है, ओके। तो ये इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसका जो रूट होगा, मतलब इसमें जो दो स्लोप्स आएंगे, कौन से स्लोप्स आना चाहिए, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्लोप्स आना चाहिए। और उसने साफ साफ बोला कि एक्स वाई को 0 अगर ये इक्वेशन है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स है उसका एंगल बाइसेक्टर का कम से कम एक तो क्या आना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक तो m इक्वल्स टू 1 इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर m इक्वल्स टू -1 इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक एक को ट्राई कर लेते हैं हम लोग। m की वैल्यू 1 जब हमने रख दिया तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा m, इसका तो वैल्यू 1 रख दिया हमने, 1 माइनस हो जाएगा m स्क्वायर, और इधर से कितना है, इसका तो वैल्यू 1 है, तो ये होगा माइनस m इक्वल 0, तो m और m कैंसिल होगा, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, -1 तो है, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन तो इससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको भी चेक करके देख लेते हैं क्या मतलब डेटा इनसफिशिएंट है या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं बन रहा है, उसके लिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को भी मतलब ये हो जाएगा, टैली हो जाएगा क्वेश्चन भी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, -1 इसमें रख देते हैं। तो -1 जब यहाँ पे रख दिया हमने तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा प्लस m, मतलब प्लस 1 ही होगा ना ये। तो इधर से कितना आएगा, देखो 1 माइनस एम स्क्वायर, और ये होगा कितना, माइनस होगा ये 1 माइनस एम का 1 माइनस एम स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -1, और इधर से आएगा -m और इक्वल 0, तो ये m और m कैंसिल होगा, तो इधर से भी प्लस और -1 ही आएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3ax² + 5xy + a² - 2 × y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये दो लाइन्स है, ये कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन्स है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर होते एक दूसरे को तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो ये चीज होती है, अगर ये x² है प्लस हो जाएगा 2hxy प्लस by² = 0। अगर तुमको ये अगर दे दिया है इक्वेशन, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा और पासिंग थ्रू हमेशा ओरिजिन रहेगा, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। अगर तुमको क्या निकालना है, इसके स्लोप्स निकालना है। अगर स्लोप्स निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को x² से डिवाइड करना पड़ेगा। x² से डिवाइड करने के बाद जो y/x आएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं। तो ये होगा bm² प्लस हो जाएगा 2h इंटू होगा m और प्लस हो जाएगा ये और इक्वल 0। ये होगा तुम्हारा, यहां से तुमको स्लोप्स मिलने वाले हैं, बराबर क्या। अब यहां पे स्लोप मिल गया। अगर तुमको चाहिए क्या, इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल चाहिए, समझो इन दो लाइन के बीच का अगर एंगल चाहिए तो वो एंगल कैसे मिलने वाला है, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स √h², 2 टाइम्स √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ऐसे मिलने वाला है तुमको इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। अगर दो लाइन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा कि a प्लस b का जो आंसर आएगा वो तो 0 होना चाहिए। और अगर दोनों लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, दो लाइन्स अगर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि h² की वैल्यू कितना होगी, ये b के बराबर होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट और y² का जो कोएफिशिएंट है, दोनों का अगर एडिशन 0 होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, जो लाइन्स है वो होते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है, वो तो है 3a के बराबर है। और y² का कोएफिशिएंट कितना है, देखो एक तो है a² - 2 और इक्वल्स 0, सही है ना। तो सॉल्व कर लो अब इसको, दोनों का जो आंसर, दोनों की एडिशन कितना आ जाएगी, 0 आ जाना चाहिए। तो a² प्लस होगा 3a - 2 और इक्वल्स हो जाएगा 0, सही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको a की वैल्यू मिलेंगे। तो ऑप्शन में देख लो 2 वैल्यूज ऑफ a फॉर नो 1 वैल्यूज ऑफ a, और b में तो यही दिया हुआ है और नो वैल्यूज ऑफ a। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका चेक करेंगे b² - 4ac कितना है। अगर ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या आना चाहिए, हमारे इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो b कितना होगा, 9 होगा, b² 9 होगा, 4 इंटू a की वैल्यू कितना 1 है, c की वैल्यू कितना होगी -2 होगी। तो कितना हो रहा है, ये होगा 9 + 8। तो डेफिनेटली कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसके दो रूट पॉसिबल है। तो दो रूट अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ऐसे दो वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा और परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। ओके,
तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन कॉमन टू द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तुम्हारे पास, और यहाँ पे जो लाइन आएगी इसके बीच में जो दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगे उसमें से जो एक लाइन है वो क्या है कि इन दोनों में कॉमन है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन कॉमन टू द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब इसमें और इसमें जो एक लाइन है वो कॉमन है और हमको उसका इक्वेशन निकालना है, और किसको मतलब वो पैरेलल लाइन होना चाहिए इन दोनों कॉमन लाइन के बीच में, एट अ डिस्टेंस 7 फ्रॉम इट इज, मतलब ये जो कॉमन लाइन होगी उससे 7 डिस्टेंस के ऊपर जो होगा हमारा दूसरा जो लाइन होगा उसका इक्वेशन निकालना है। मतलब क्या है मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, देखो पहले तो ये इसका जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ पहले वाले का, तो शायद ये लाइन ये हो गए, मतलब इसका जो इक्वेशन है वो ऐसे दो लाइन से समझो, मान लेते हैं कि ये L1 है और ये तुम्हारा L2 है, ठीक है। अब जब दूसरे लाइन का हम ग्राफ निकालेंगे इसका, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में तो एक कम से कम एक तो लाइन कॉमन है ही, एक तो L1 हो सकती है या फिर L2 हो सकती है, किसी को एक को कॉमन करो, बराबर ना। मान लेता हूं कि L1 इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब इसमें इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो L1 तो इसमें कॉमन आ ही गया, मतलब इसी के ऊपर एक लाइन आएगा इसका, और एक दूसरा शायद ऐसा होगा L3 हमारा, ठीक है। मतलब ये लाइन जो है ये दोनों में भी इक्वेशन में मौजूद है, ऐसा बोल रहा है उसने, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको इस लाइन जो कॉमन लाइन है उसको पैरेलल एक लाइन बनाना है, जो कि क्या होना चाहिए कि 7 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए, बराबर क्या। देखो 7 डिस्टेंस फ्रॉम इट इज ऐसा बोला गया है। तो सीधी सी बात है, जैसे इसका स्लोप निकल जाएगा, जैसे स्लोप में निकल जाएगा तो इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा, इक्वेशन निकल गया तो इसका भी इक्वेशन आराम से निकल जाने वाला है, तो कोई ज्यादा मतलब तकलीफ वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा इस जो कॉमन लाइन है उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसका हम लोग x² से डिवाइड कर लेंगे और जो इक्वेशन बनेगा वो लिख लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 12am²। समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा, x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये y² जो m² होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना m टाइम्स हो जाएगा, बस इतना है ना, x कैंसिल होगा, y बाई x को m लिख देंगे और प्लस हो जाएगा 6 और इक्वल टू 0 होगा। तो हमने क्या किया, x² से डिवाइड कर लिया, तो कितना बन गया देखो ये 12m² और ये होगा प्लस m और ये होगा -6 और इक्वल 0। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन शॉर्ट। अब दूसरा एक इक्वेशन इधर से बन जाएगा, कहां से, इस साइड से, तो इसको भी x² से जब तुमने डिवाइड कर लिया है तो कितना बनेगा, ये -8am² बनेगा और प्लस हो जाएगा 14 टाइम्स m होगा और ये होगा प्लस 15 और ये होगा इक्वल 0। इसका मतलब ये बन जाएगा 8am² माइनस हो जाएगा 14 टाइम्स होगा m माइनस हो जाएगा 15 और इक्वल 0। सही है क्या। इसका मतलब अब दोनों के अंदर एक लाइन कॉमन है, तो एक तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसकी डायरेक्ट, अगर रूट पॉसिबल तो रूट बना लेते हैं, अगर रूट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसका एक रूट और इसका एक रूट अगर कॉमन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो कॉमन रूट वाली कंडीशन हो गई। एक रूट कॉमन अगर होता है तो क्या होता है, एक इसका क्या होगा, ये मतलब होता है ना कंडीशन, ये अल्फा डिवाइड बाय ये अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय ऐसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद पढ़ लिया होगा आपने, ये अल्फा डिवाइड बाय ऐसा और ये कांस्टेंट डिवाइड बाय ऐसा, ये होता है ना। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन निकाल सकते हैं, बराबर है क्या। लेकिन हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं इसके रूट पॉसिबल है क्या, अगर रूट पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन बना हुआ है वो तो अगर उसका स्लोप जो है उतना इजीली है ना, मतलब 3/4 -3/4 ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब इसके रूट तो पॉसिबल होना ही चाहिए वैसे। तो देख लो फिर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 12 और 6, 12 × -6 के जो फैक्टर है कितना आना चाहिए, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस होना जाए, ठीक है ना। तो ये 12 के फैक्टर कितना होगा, 3 × होगा 4, बराबर है क्या। तो कितना होगा देख लो, ये इसको लिख देंगे हम लोग 2 × 2 और इसको लिख देंगे 3 × 2। सही है क्या। तो देख लो कितना हो रहा है, देखो ये 2 × 2 और 2 कितना होगा 8 और ये 9, तो हो गया, फैक्टर तो बन गए। मतलब कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा +9 और -8 ऐसा बन जाएगा इसका फैक्टर, बराबर है ना। ये कितना होगा, 12 से बात मतलब -72 होगा और 72 के फैक्टर कैसे होंगे, +9 -8, तो ये प्लस होना जाएगा। सही है, तो इसका मतलब फैक्टर बना लो। फिर इधर से कितना आएगा, 12m² प्लस हो जाएगा 9m माइनस हो जाएगा 8m और ये होगा -6 और इक्वल 0। तो इधर से कितना कॉमन आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m, तो ये होगा 4m प्लस हो जाएगा 3 और इधर से कितना आ जाएगा, -2 कॉमन लेने से ये हो जाएगा कितना 4m होगा और प्लस हो जाएगा 3, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से दो रूट आपको मिल जाने वाले हैं। पहला रूट कितना आएगा, m इक्वल हो जाएगा 2/3 और दूसरा रूट जो होगा m इक्वल हो जाएगा -3/4। सही है क्या। तो अब यहाँ से कौन सा रूट कॉमन दिख रहा है तुमको, देख लो, मतलब स्लोप किसका दिख रहा है, ये 2/3 इसका है और -3/4 इसका है, मतलब C और D दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका मतलब अभी इसमें कौन से स्लोप्स है वो तुमको पहले ढूंढना पड़ेगा और उधर से हम लोग क्या करेंगे, फिर वो कॉमन ये क्या ले लेंगे, स्लोप ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 8 × -15 के फैक्टर बनाना है, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -14 आना चाहिए।
तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू होगा 2, सही है, और ये कितना होगा 5 इंटू हो जाएगा 3, सही है क्या, देख लो ये 10 होगा और ये 12 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। फिर कितना करेंगे, इसको भी कर लेंगे 2 इंटू 2, कितना हो रहा है देख लो ये होगा, चलो ठीक है, तो कितना आ गया, ये कितना है वैसे, ये 20, शायद 20 और 6 आ गया, तो कितना होगा, देखो ये कैसा कर लेंगे, ये जो 4 इंटू 5 कितना होगा 20 होगा, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, मतलब इसके फैक्टर कितने बन गए 20 और एक 6 बन गया, तो तुमको जो है -14 तो ये होगा -20 प्लस हो जाएगा 6, ऐसे फैक्टर बन गए। तो आराम से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये m² माइनस हो जाएगा कितना 20 टाइम्स ऑफ m होगा, और प्लस हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ m, और इधर से कितना आ जाएगा -15, और ये होगा इक्वल्स टू 0। कितना होगा देखो, ये इसमें से 4m को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये होगा 2m माइनस हो जाएगा 5, और इसमें से एक भी 3 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस हो जाएगा 5, और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो सीधी सी बात है, एक तो तुम्हारा एक रूट कौन सा हो गया -4/3, और दूसरा रूट कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये 5/2 तो इसमें है ही नहीं कॉमन, मतलब ये तो इसकी तो बात नहीं कर रहा है, ये तो हटा दो। हाँ, -4/3 इसमें भी है, -3/, अच्छा इधर भी -3/4 ही है, हाँ ये हमने गड़बड़ कर लिया, -3/4 ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो -3/4 और इधर भी -3/4 है, तो इसका मतलब ये जो है ये कॉमन लाइन है इसमें। तो -3/4 किसका स्लोप है, बस ये की लाइन है इसमें C। तो अब अगर निकालना चाहते हो इसका सेपरेट, मतलब इक्वेशन निकालना चाहते हो, सब कुछ कंफर्म करना चाहते हो तो भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो स्लोप 3/4 है, इसका तो 5/2 है, इसका तो 2/3 है, और ये तो तीनों लाइन इसमें कॉमन, मतलब इसका जो 3 लाइन का स्लोप इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बस इसका ही दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुमको निकालना ही है बराबर ना, तो पूरा अगर आंसर निकालना है तो इसका मतलब इसका तो स्लोप तुमको मिल गया, कितना है -3/4। तो इसका इक्वेशन कैसे हो सकता है तुम्हारा, इसका इक्वेशन ऐसा हो सकता है, कितना 3x प्लस हो जाएगा 4y, और ये होगा कितना माइनस होगा प्लस c इक्वल 0, ऐसा कोई इक्वेशन होगा। और ये जो L1 होगा इसका इक्वेशन कितना होगा, ये होगा 3x प्लस 4y और इक्वल्स हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बराबर ना, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होते हैं, बराबर ना। 3x प्लस 4y इक्वल 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू प्लस c इक्वल 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है कितना है, 7 के बराबर है, तो बस फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस c1 माइनस c2 और डिवाइड बाय कितना होता है अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है इसमें 9 है और b स्क्वायर कितना है 16 है, और इसका जो मॉड की वैल्यू कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, 35 नहीं कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 है। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी देखो ये प्लस और माइनस 35 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 3x प्लस हो जाएगा 4y और इक्वल्स हो जाएगा कितना प्लस और माइनस 35 हो जाएगा ऐसे। तो अब एक तो मतलब दो लाइन पॉसिबल है, एक तो इस साइड पे भी तुम्हारा 7 डिस्टेंस के ऊपर लाइन पॉसिबल है, एक फिर इस साइड पे भी तुम्हारा एक 7 डिस्टेंस के ऊपर पॉसिबल लाइन है, बराबर ना। तो मतलब एक बार इस साइड के लिए अगर प्लस 35 होगा कांस्टेंट, तो इसके लिए कितना होगा माइनस 35 होगा। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुमको दिख रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल्स 35 दिख रहा है, तो ये बस यही ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव 3/4 है इसलिए। ओके, तो इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स 4, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ, अब इसमें से ट्रायंगल जो बन रहा है वो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है वो तुमको निकालना है। अभी हमने बोला था कि मतलब एंगल से हम लोग डिसाइड करेंगे, तो इस दो लाइन के बीच का पहले एंगल निकाल लेते कितना है, इन दो लाइन के बीच का पहले एंगल निकालो कितना आ जाएगा देखो ये। तो अभी हमने बोला था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होता है कुछ इस टाइप का होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय होगा ए प्लस बी, ऐसा होता है बराबर ना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy अगर ऐसी लाइन होती है तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स यहाँ पे h की वैल्यू कितना है, ये 2h की वैल्यू 4 है बराबर ना, ये 2h की वैल्यू कितना है ये है 4, मतलब h की वैल्यू कितना आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, और उसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4। a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का क्वेश्चन, b की वैल्यू मतलब y स्क्वायर का क्वेश्चन जो कितना है 1 ही है, डिवाइड बाय कितना है a प्लस b मतलब a प्लस b मतलब हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये 4 माइनस 3 का रूट कितना आएगा √3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से थीटा जो आया कितना आया, ये आ गया π/3, सही है, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री जो आया इन दोनों के बीच का एंगल आया, मतलब इक्विलैटरल एंगल रेस में है, ठीक है। बाकी सारी भी है, मतलब इक्विलैटरल एंगल भी आ गया, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री नहीं आता तो ये तो ऑप्शन निकल ही जाता वैसे, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसमें अब ये जो लाइन है ऐसा कुछ होगा ना, ये लाइन इस टाइप का होगा, मतलब 60 डिग्री, मतलब ऐसे कोई दो लाइन्स होंगे, ये तो 60 डिग्री है और ये कोई ऐसी लाइन है ना ऐसा।
अच्छा ये अगर एंगल निकाले थे हम लोग, या फिर ये कौन सा भी एक एंगल निकाले थे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अभी अगर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा तो इक्विलेटरल एंगल ही बनेगा, फिर 60 डिग्री बनेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो इसका स्लोप मालूम है कि आपको कितना है, 1 के बराबर है। अब इसके पहले हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे आएंगे देखो, तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एम और प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसके स्लोप्स निकालेंगे। तो स्लोप कैसे आएगा, एम प्लस 2 होगा इसका स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, तो मतलब उधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 3 ऐड कर दिया हमने, बराबर ना। तो इसमें +3 कर लिया, +3 कर लिया, कितना होगा ये, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, मतलब हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3। तो m प्लस 2 इसका जो वैल्यू आएगा कितना आना चाहिए, प्लस और माइनस हो जाएगा √3। तो m की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये होगा -2 प्लस और माइनस हो जाएगा √3। तो ये होगा तुम्हारा दूसरा स्लोप। अब इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है वो देखना है। तो ये तो हो गया, कौन सा स्लोप ले लेते, कौन सा भी एक स्लोप ले लो, इसके अंदर का कौन सा ले लेंगे, -2 प्लस ले लेते √3, ये स्लोप ले लेंगे। और ये जो लाइन है उसके बीच का, मतलब इसका जो स्लोप कितना है, ये है 1 के बराबर, तो ये दूसरा एक ले लेते हैं 1। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, तो कितना आएगा 1 माइनस, और ये होगा -2 प्लस हो जाएगा √3 और डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 कितना है 1 है और m2 कितना हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा √3। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है वो निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है देख लो, ये 1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा ये 3, और ये होगा -√3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा √3। सही है क्या। अब इसमें से क्या होगा, ऊपर में √3 जब कॉमन ले लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √3, ये होगा -1, नीचे कितना आ रहा है देख लो 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3, और साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे में से अगर -1 कॉमन ले लेते तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आएगा -√3, लेकिन यहाँ पे मॉड है तो इसका मतलब √3 होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से भी आ गई 60 डिग्री, मतलब π/3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है तुम्हारा ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और ये न चाहते हुए भी 60 डिग्री बनना ही चाहिए इसको, ये बनेगा ही वैसे, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसको तो 60 डिग्री बनना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जो टाइप है इस ट्रायंगल का कितना होगा, क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सही है, एंगल से हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, मतलब ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का शायद इक्वेशन होगा, तो उसके बीच का हमको क्या निकालना है, हमको दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो उसके बीच का ये निकाल देना है, डिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो अब ये पैरेलल लाइंस है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, ये पहले देख लेते हैं। देखो पैरेलल लाइंस अगर होगा तो इसका मतलब a² = ab के बराबर होना चाहिए, पहली बात ये। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये जो पार्ट है इतना जो सेकंड डिग्री वाला पार्ट है वो क्या बनना चाहिए, वो कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए किसी का तो भी, बराबर क्या। तो देख लो किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये है 3x - 4y इसका होल स्क्वायर है, बराबर है क्या। देख लो पहले कैसे इसका स्क्वायर कर ले तो कितना 9x² होगा, -8 × 3 मतलब होगा कितना 24xy होगा प्लस 4y² होगा, मतलब 4y का होल स्क्वायर मतलब 16y² होगा, मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर है ये। और यही फैक्टर मतलब इतना जो फैक्टर है किस में होना चाहिए, इस वाले पार्ट में भी होना चाहिए। मतलब इसमें से कितना, जब -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 4x मतलब -3 कितना, शायद 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 4 जब कॉमन ले तो यहाँ पे कितना आएगा 3x आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -4y होगा, और इधर कितना आएगा -12 और इक्वल 0 होगा। तो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे भी कितना है 3x ही है। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना लिखा है वैसे, जब हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ये 3x - 4y होगा। तो ये जितना है, अगर ये t² लिखा हुआ है तो ये -4t लिखा हुआ है, और यहाँ पे -12 लिखा हुआ है, और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, बराबर है क्या। तो बस यहाँ से इसके फैक्टर बना लेंगे हम लोग। इसके फैक्टर कितने आएंगे, देखो -12 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 आ जाए, और बहुत ही सीधे सीधे -6 और ये 2 दिख रहा है मुझे, तो बना लेते हैं। तो कितना आएगा, ये t - 6 एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा फैक्टर बनेगा t + 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लो ये। और t की वैल्यू कितना आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 6 और t की वैल्यू आ जाएगी -2। t क्या है तुम्हारा, t है 3x - 4y, तो इसका मतलब कितना होगा 3x - 4y और -6 और इक्वल टू 0 होगा, 3x माइनस हो जाएगा 4y और ये होगा +2 और होगा इक्वल्स टू 0। दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। डिस्टेंस निकालने के लिए c1 - c2 करना पड़ेगा। c2 यहाँ पे 2 है, c1 है -6 और डिवाइड बाय कितना आएगा, a² + b² का अंडर रूट, तो कितना आएगा ये 9 प्लस हो जाएगा 16।
तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 8/5, तो ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस 8/5 हो जाएगा। तो 8/5 ऑप्शन में क्या देख लो, 8/5 यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, लेट ए 3, -4 B 1, 2 P पॉइंट एक ये दिया हुआ है और ये वेरिएबल पॉइंट है, K की वैल्यू अगर चेंज हुई तो पॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। और बोला गया है कि ये जो PA प्लस PB मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर पॉइंट तुम्हारा A है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -4, ये होगा तुम्हारा A पॉइंट, और B जो पॉइंट होगा यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 2 के बराबर है। और जो तुम्हारा जो P पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं इधर कहीं भी हो सकता है। तो ये P पॉइंट हो गया तुम्हारा 2K - 1 और 2K + 1 ऐसे। अब तुमको बोला गया क्या कि तुम A को P के साथ ज्वाइन करो, तो हो गया ये AP डिस्टेंस, ये AP डिस्टेंस तुमने काउंट कर लिया। फिर P से लेकर B तक का डिस्टेंस ले लो, ये होगा तुम्हारा PB डिस्टेंस, तो ये PB डिस्टेंस तुमने ले लिया। अब इसका जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये मिनिमम होने के लिए तुमको P ये पॉइंट जो है कहाँ पे होना चाहिए उसकी पोजीशन बताना है। मतलब K की वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। K की वैल्यू निकल गई तो पॉइंट भी निकल जाएगा। वैसे K की वैल्यू निकालना है, पॉइंट नहीं निकालना था हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तो सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्या मैं इससे कम कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो P की जो पोजीशन है थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, मतलब AB के नजदीक लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट P का पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस है अभी PA प्लस PB, अब ये कम से कम ऊपर जो डिस्टेंस लिखा है उससे तो कम होगा, क्योंकि पॉइंट थोड़ा नजदीक आ चुका है ना, इसलिए। देखो इसके बाद क्या होगा, अगर मैं और भी इसको नीचे कम कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। जब मैं इसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेके आऊँ ना, इस पॉइंट को P पॉइंट को अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेके आऊँ तो क्या होगा, देखो ये, तो ये P प्लस PB ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। ये P प्लस PB ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर मैं थोड़ा और भी अगर इसके इधर आ जाता हूं तो भी डिस्टेंस बढ़ने वाला है। वैसे ये डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ ही जाएगा। वैसे P पॉइंट अगर मैं इधर लेके आता हूं तो ये बढ़ जाएगा। बस इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर तीनों को लेके आते हैं तब जाके क्या होगा, ये सबसे मिनिमम होगा। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गया, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर पॉइंट आते हैं तो इसको तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, एक तो इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का जो एरिया बनेगा वो 0 होना चाहिए। हम लोग वहां से बना सकते हैं, या फिर कहां से बना सकते हैं, इसका जो स्लोप होगा AP का और PB का स्लोप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या फिर AB का जो स्लोप है, चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, स्लोप के हिसाब से कर लेते। तो स्लोप ऑफ AB मतलब M ऑफ AB कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए स्लोप ऑफ किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर होना चाहिए। तो इधर से भी हम लोग दोनों को कंपेयर करके भी K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB का जो स्लोप आएगा कैसे आएगा, देखो y2 - y1, तो 2 - 4 तो हो जाएगा 6, डिवाइड बाय होगा 1 - 3 तो हो जाएगा -2, और ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, PB के स्लोप के बराबर। मतलब क्या होगा कि इसके स्लोप देखो कितना आएगा, 2k + 1 माइनस हो जाएगा 2, 2k + 1 माइनस हो जाएगा 2, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2k - 1 -1 माइनस हो जाएगा 1 ऐसे। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो होगा ये -3, तो इधर से आएगा -3 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये 2k प्लस माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, 2k होगा माइनस हो जाएगा 2, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा -6k और होगा प्लस हो जाएगा ये 6, और इधर से आ जाएगा 2k - 1, तो सॉल्व कर लो इसको, ये 6k उधर जाएगा, 1 को इधर लेके आएंगे तो होगा ये 7 और इक्वल हो जाएगा 8k। तो इसका मतलब ये k की वैल्यू आपको मिल गई, कितना होना चाहिए 7/8 होना चाहिए। सही है, तो 7/8 तुम्हारा k का वैल्यू है। तो ऑप्शन में देख लो 7/8 है क्या, तो बिल्कुल ये 7/8 यहाँ पे है सी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC है, उसका आर्थो सेंटर जो है 1,2 है, 1,2 इसका आर्थो सेंटर है, और सर्कम सेंटर कितना है 0,0 है। सेंट्रोइड निकालना है ट्रायंगल ABC का। अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, OGS प्रॉपर्टी बोलते हैं हम ये इसको, अगर OGS प्रॉपर्टी मालूम है तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगा। क्या होता है OGS प्रॉपर्टी, कि किसी भी एक्यूटेंगल ट्रायंगल के लिए इसका जो O है वो मतलब क्या, सर्कम सेंटर, और जो G होता है, G मतलब क्या, सेंट्रोइड, और इसका H मतलब क्या, आर्थो सेंटर, ये हमेशा ही कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये हमेशा कोलिनियर पॉइंट होते हैं। इतना ही नहीं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर इसके बीच का जो रेशियो है वो भी फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, G जो पॉइंट है, ये जो G पॉइंट है, जो OH लाइन, OH पॉइंट को या फिर OH को डिवाइड करेगा इंटरनली, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा, बराबर क्या। लास्ट भी हमने कल वाले परसों वाले सेशन में इसके ऊपर के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, बराबर। तो G जो पॉइंट है, G पॉइंट O और H को इंटरनली डिवाइड करेगा 1:2 इस रेशियो में,
बराबर है क्या। तो इसका मतलब अगर तुमको जी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो अगर वो तुमको मालूम है, एच तुमको मालूम है, तो आराम से सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से आपको मिल जाएगा। बराबर, तो ये वाला आप अच्छे से याद रख लेना। जी पॉइंट जो है, जी जो होकर मतलब सेंट्रोइड जो है, ये ओ एंड एच को इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में? इंटरनली डिवाइड करना चाहिए, और ये किस रेशियो में करेगा? 1:2 में। ठीक है, तो बस ये होगा तुम्हारा, इसको याद रख लेना अच्छे से। तो अब ये क्वेश्चन की बात चलती है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो वो कितना है तुम्हारे पास? 0,0 है, और जी एच कितना है? एच कितना है देख लो, ये है 1,2, तो ये होगा 1,2। तो अब जी के अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेते हैं ए, बी, अगर इसके कोऑर्डिनेट अगर सपोज कर रहे हो, तो ये की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये इक्वल्स टू निकलेगा, देखो 1 × 1, 2 × 0, तो कितना आएगा? ये 1 डिवाइड बाय होगा 1 + 2, मतलब कितना आना चाहिए? 1/, हो जाएगा 3। ठीक है, और b की वैल्यू कितना आ जाएगी? b की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 × 2 कितना आ जाएगा? 2, और 2 × 0 कितना आएगा? ये आएगा 0, और डिवाइड बाय कितना आएगा? 1 + 2 मतलब हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बस ये होगा। तो a की कोऑर्डिनेट हो गए 1/3, b के कोऑर्डिनेट हो गए 2/3, मतलब ये b ऑप्शन हो जाना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, OGH प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा, है ना, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस से सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना था। अगर ये मालूम नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, एक और क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस -1,0, -2,3/4 और -3, -7/6। ये वो इसके ट्रायंगल की क्या है? वर्टिसेस है। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। तो ये ट्रायंगल होगा ABC। अब इसके अंदर ये जो वर्टेक्स है A, और ये वर्टेक्स है B, और ये वर्टेक्स है C। बराबर, तो अब आपको करना क्या है कि पहले तो ये ट्रायंगल ABC का जो आर्थो सेंटर है वो H है। अब आर्थो सेंटर होता क्या है? आर्थो सेंटर होता है ये से अगर हमने हाइट बना दिया तो ये होगा ये हाइट, बोलो ना, इसको अगर AM बोल देता हूं मैं। B से जो हाइट जाएगी अगली वाली साइड के ऊपर, अगर इसको AN बोल रहा हूं, और C से जो हाइट आएगी, अगर इसको बोल देते हैं कितना? CS, कुछ भी बोल दो। तो ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये जो हाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, या फिर एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसका आर्थो सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ABC का तो आर्थो सेंटर तुमको मिल गया कितना? H, लेकिन ये हमको अभी निकालना पड़ेगा। -1,0 ये के कोऑर्डिनेट्स है, और -2,3/4 ये B के कोऑर्डिनेट्स है, और C के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -3, ये हो जाएगा -7/6, ये हो जाएगा तुम्हारा C के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तुमको, B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब तुमको करना क्या है? अब करना है तुमको इसका आर्थो सेंटर किसका निकालना है? तुमको ABC का आर्थो सेंटर नहीं निकालना है, तुमको निकालना है ये इस वाले ट्रायंगल का, जो BHC है, उसका आर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, अगर आर्थो सेंटर निकालना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है? एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसा है? वो tan के फॉर्म में आएगा, x1 × tan A, x2 × tan B, x3 × tan C डिवाइड बाय tan A + tan B tan C। वैसे y के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ये एंगल और ये एंगल, उसका tan वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको तो छोड़ देते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है? पहले एच के कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहा हूं मैं। BC का जो हम लोग क्या कर ले सकते हैं, ये एच का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बराबर ना। तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा तुमको एच का, इक्वेशन निकालना पड़ेगा एच का, और किसका निकालना पड़ेगा? BH का, या फिर किसका निकालना पड़ेगा? CH का। मतलब ये तीनों लाइन में से किसी भी दो लाइन का इक्वेशन निकालो तुम, और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि ये H के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक तो ये लाइन का इक्वेशन निकालो, या फिर ये लाइन का इक्वेशन निकालो, या फिर ये लाइन का इक्वेशन निकालो। तीनों में से कौन से भी दो लाइन के इक्वेशन निकालो और उनको सॉल्व कर लो, तो अपने को H के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब ये इक्वेशन कैसे निकालना पड़ेगा? उसके लिए मुझे चाहिए स्लोप और पॉइंट। ठीक है, तो ये तो लाइन जो है, ये जो लाइन है कहां से पास कर रही है? तो ये से पास कर रही है, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, मतलब इसका सिर्फ स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलेगा? ये BC का जो स्लोप हो, BC का स्लोप निकलेगा। तो BC का स्लोप अगर मालूम है, मतलब अगर इसका स्लोप अगर तुम m1 मान रहे हो, तो इसका मतलब एच का स्लोप कितना आएगा? -1/m1 हो जाएगा। सही है क्या? तो इसका मतलब इसका स्लोप तो मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है। तो इसका मतलब इसके ये वर्टिकल लाइन जो है, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है BC को, उसका भी स्लोप मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये एच का इक्वेशन निकलेगा, ये स्लोप हो गया, ये पॉइंट हो गया। सही है। सिमिलरली तुम क्या करोगे? इस साइड पे वैसा ही करोगे, पहले ये सी का स्लोप निकालो, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो इसका स्लोप मिल जाएगा तुमको। तो फिर ये एच का तुमको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन BH का इक्वेशन मिल जाएगा। और ये H का इक्वेशन और BH का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि H के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा? फिर H के कोऑर्डिनेट मिल गए तो BHC के लिए फिर वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। क्या? पहले H से हाइट निकालना पड़ेगा, B से हाइट निकालना पड़ेगा, फिर C से हाइट निकालना पड़ेगा अगले वाली साइड के ऊपर। फिर उसमें वही प्रोसीजर रिपीट करके BHC का
अर्थ सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये विद इन टाइम सॉल्व होने जैसा नहीं है। इसका मतलब अगर टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी ट्रिक तो जरूर होगी। तो क्या ट्रिक है वो देख लेते हैं अभी। देखो अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा है कि अर्थ सेंटर का मतलब कितना होता है कि हर एक वर्टेक्स से अपने को अगले वाली साइड के ऊपर हाइट बनाना है या फिर उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देख लो, तो ये पॉइंट से पहले हाइट निकाल लेते हैं अगली वाली साइड के ऊपर। तो ये पॉइंट से जब अगली वाली साइड के ऊपर अगर हाइट बना रहे तो यही होगा, ये तुम्हारी होगी, मतलब ये जो लाइन जा रही है थी ओरिजिनल वाली, वही तुम्हारी हाइट है, बराबर ना। मतलब तुम्हारा जो अर्थ सेंटर आएगा BHC का, वो कम इसी लाइन के ऊपर आएगा, ये तो पक्का ही है, ठीक है। मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा, ये बात क्लियर है। इसके बाद बी पॉइंट से जो हाइट निकालना है किसके ऊपर, जो अगली वाली साइड है HC के ऊपर। देखो बी पॉइंट से HC के ऊपर हाइट बनाना है या फिर परपेंडिकुलर करना है। तो दिख रहा है परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, बराबर है क्या। मतलब यही लाइन क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है क्या। ये CH लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो यही लाइन है। दोबारा से देख लो, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या बोला हमने, बी पॉइंट से, बी वर्टेक्स से CH के ऊपर परपेंडिकुलर करना है। तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, देखो ये ऑलरेडी लाइन है जो CH है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है। CH जो है ये बी को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, मतलब CH को ही फिर से बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब क्या होगा कि बस यही लाइन क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब बी से जो परपेंडिकुलर आ रहा है और एच से जो परपेंडिकुलर आ रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो BCH का जो BCH का जो क्या होगा, ट्रायंगल BCH का जो ऑर्थो सेंटर होगा क्या होना चाहिए, वर्टेक्स ये होना चाहिए। समझ में आ रही के बाद अगर टैली करना है तो आप इधर से भी टैली करके देख लो। सी से जो हाइट आएगी वो भी कहां पे मिलना चाहिए अपने को, एक पे मिलना चाहिए। तो मिल रहा है क्या, देख लो बिल्कुल। ये सी से जब हाइट ड्रॉ करेंगे कहां पे, BH के ऊपर, तो ये कहां पे मिलेगा अपने को, देखो सी से जो हाइट आ रही है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है आपको। सी से हाइट कहां पे मिल रही है आपको, ये को मिल रही है दो लाइन को। इसका मतलब क्या होगा कि वर्टेक्स ये जो है वही क्या है, BCH का ऑर्थो सेंटर है। तुमको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम से या फिर आपकी ज्योमेट्री से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वर्टेक्स मतलब -1,0 है क्या कोई ऑप्शन में, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में नहीं, तीसरे में नहीं है। यहाँ पे अगर 2 के बदले 0 होता तो हो जाता, इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। P पॉइंट दे दिया आपने को 3,1 है, Q पॉइंट दे दिया आपने को कितना है 6,5 है, और R पॉइंट मालूम है कितना x,y, और ये 3 पॉइंट है किसी ट्रायंगल के, और PRQ, और जो PRQ जो एंगल है कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब R पे जो है राइट एंगल बन रहा है तुम्हारा। और जो PQR का जो एरिया है 7 है, तो नंबर ऑफ सच पॉइंट R कितने होंगे। तो यहाँ पे कोई सर्कल होगा, ये कोई सर्कल मान लेते कि ऐसा कोई सर्कल दे दिया आपको, और यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे हो रहा है, R के ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कल का आधा पार्ट होना चाहिए। समझ में आने के बाद आपको, मतलब यहाँ पे R पॉइंट होगा, ये तुम्हारा ये R होगा, और ये तुम्हारा P होगा, और ये Q होगा। और P और Q मालूम है तुमको, ये कितना है 3,1 है, और Q कितना है 6,5 है, सही है। तो अब देख लेते हैं इसका मतलब कितना होगा। ये पहले तो इसका रेडियस निकाल दो, इसका रेडियस, ये मतलब इसका साइड, इसका ये निकालने के लिए रेडियस निकाल के देख लेते कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका जब एरिया निकालना है मुझे, क्योंकि 7 दे दिया है, तो हम लोग ऐसा एरिया निकालेंगे ना, तो ये R मालूम है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसमें, तो RM हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का एरिया जो होगा कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ टाइम्स बेस, बेस कितना होगा PQ, और इंटू हो जाएगा कितना, ये RM हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना है 7 है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ टाइम्स हो जाएगा ये PQ मालूम हो जाएगा क्या, PQ निकाल लेता हूँ मैं इधर से। तो PQ कितना होगा, देखो ये हो जाएगा √ऑफ कितना 6 - 3 होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 9, और 5 - 1 मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा ये 5। तो ये बन जाएगा कितना, हाफ टाइम्स हो जाएगा PQ मतलब 5, और ये हो जाएगा RM, सही है। तो RM की वैल्यू कितना आ रही है, RM हो जाएगा ये 7 दूनी 14, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2.8 के आसपास शायद। तो RM कितना होगा 2.8, ऐसा हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगर तुम्हारा PQ अगर कितना है, PQ अगर 5 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 ना। अगर ये 2.5 रेडियस है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस 2.5 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2.8 कैसे हो सकता है। समझ में आ रही बात आपको, मतलब ये तो इसका हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज अगर 2.5 है तो इसका हाइपोटेन्यूज से बड़ी इस ट्रायंगल की साइड हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो इसका मतलब इस वाले केस में तुम्हारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है कितने होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ लैम्डा
S21 lambda S21 is the ratio in which the line joining the points 2,3 and 4,1, मतलब एक कोई एक स्ट्रेट लाइन है इसी, और यहाँ पे कितना 2,3 ये पॉइंट होना चाहिए और ये जो होगा 4,1 पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको ये दूसरी एक लाइन जो पास कर रही है, मतलब यहाँ से कहाँ से 1,2 से, मतलब ये पॉइंट अगर तुम्हारा 1,2 है और ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 4,3 अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो इससे जो पास करेगी लाइन तुम्हारी, तो ये जो होगा ये जो तुम्हारा पॉइंट है, मतलब इस लाइन का ये क्या होना चाहिए, लैम्डा S2 1 में डिवाइड कर रहा है तुम्हारी इस लाइन को, ऐसा बोल रहा है वो। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, तुम क्या करोगे, ये जो पॉइंट P है वो निकाल लोगे, क्योंकि P पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है इस, अगर इसको ये बोल रहे हो इसको भी बोल रहे हो, तो ये भी को इंटरनली एज अ लैम्डा S2 1 में। तो P के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, ये होगा लैम्डा इंटू 4 तो होगा 4 लैम्डा, और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 तो होगा 1, डिवाइड बाई कितना आएगा लैम्डा प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। अब Y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये होगा 3 लैम्डा प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, लैम्डा प्लस हो जाएगा 1, ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, P के कोऑर्डिनेट्स है। अब ये किस पे होना चाहिए, देखो 2,3 और 4,1 से जो लाइन पास कर रही है उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस हो जाएगा 1, या फिर y माइनस कौन सा एक पॉइंट यूज कर लो, y माइनस 3, मैं ये नीचे वाला यूज कर लेता हूँ, y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 माइनस हो जाएगा 4 और इंटू हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हो गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन, कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है ये हो जाएगा 2, ये होगा -2, सही है ना, तो बस -1 हो जाएगा, ये टोटल -1 हो गया। तो इक्वेशन जो बन गया y इक्वल्स टू -x, और ये होगा कितना +2 और ये होगा +3, तो होगा तुम्हारा कितना इक्वेशन, ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर तुम्हारा ये पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट रख देते हैं इसके अंदर, तो कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस होगा 1 डिवाइड बाय होगा लैम्डा प्लस 1, और प्लस इधर से कितना होगा बाय कितना होगा 3 लैम्डा प्लस हो जाएगा 2, नीचे कितना आना चाहिए लैम्डा प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा 5। तो ये लैम्डा प्लस 1 दोनों जगह पे तो कॉमन लेके इसको उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा देखो 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा मतलब हो जाएगा 7 लैम्डा, और ये होगा +3 और इक्वल्स हो जाएगा कितना, ये होगा 5 लैम्डा प्लस हो जाएगा 5, ऐसे। तो ये 5 लैम्डा इधर लेके आएंगे तो होगा 2 लैम्डा, और ये 3 को उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस हो जाएगा 3, जो कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, सही है। तो बस ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The number of integral values of a for which the point a square comma a lies in the region corresponding to the acute angle between the lines। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग सीधा सीधा एक लाइन का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वही निकाल लेते हैं। तो दो लाइन्स हमारे पास है, ये कौन सी है, y इक्वल्स टू 1/2 इंटू होगा x, 1/2 इंटू x, मतलब इसका स्लोप आधे से भी आधा है, तो इसका मतलब ये कोई लाइन होगी बराबर। इसका क्या होगा इक्वेशन 1/2 टाइम्स ऑफ x ऐसा होगा। और दूसरी लाइन कैसी है 1/4, मतलब इससे भी कम है, इससे भी उसका स्लोप कम है, मतलब इसको मैं 1/4 ही कर लेता हूँ और 1/2 वाली थोड़ा सा इसके ऊपर लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है तुम्हारी, जिसका स्लोप है 1/2, थोड़ा सा मतलब 0.5 है तो इसके ऊपर रहेगी, और ये 0.25 है इसके नीचे रहेगी। तो तुम्हारा जो पॉइंट है ये स्क्वायर कॉमा ये पॉइंट इस रीजन में होना चाहिए, एक्यूट एंगल के ऊपर होना चाहिए, मतलब इसी रीजन में होना चाहिए और नीचे होना चाहिए ऐसा। मतलब क्या, ये जो लाइन है ये जो पॉइंट है जो ऊपर वाली लाइन है उसके तो नीचे होना चाहिए, और ये जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए, बस ऐसा। तो इसका मतलब कैसे करेंगे, अब देखो ये जो पॉइंट है कौन सा भी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट कौन सा 1,0 है, तो 1,0 जिस साइड पे है, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 1,0 जिस साइड पे है उसी साइड पे ये पॉइंट होना चाहिए इस लाइन के लिए, बराबर है क्या। तो इसका मतलब 1,0 के लिए पहले इसका साइन निकाल दो, किसका, ये ऊपर वाली लाइन, तो कितना होगा 2y माइनस एक्स, तो 2y माइनस एक्स का किसके लिए 1,0 के लिए साइन कितना आ रहा है, ये आ रहा है निगेटिव, बराबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये जो लाइन बनेगा, ये जो पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा ये जो इसके लिए जो साइन बनेगा इस पॉइंट के लिए कितना आना चाहिए, इसके बराबर ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी आंसर आना चाहिए <0। सही है, ये एक पहली कंडीशन हो गई, क्योंकि इस लाइन के लिए इसका जो भी साइन रहेगा और इसका जो भी साइन रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों भी नीचे ही है। ठीक है, अब दूसरे के लिए, अब इस लाइन के हिसाब से सोचते हैं, तो इस लाइन के हिसाब से ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों अपोजिट साइड पे है, मतलब इसके लिए इसका जो भी साइन आएगा इसके लिए उसका अपोजिट आना चाहिए,
सही है। तो इसका मतलब देख लो फिर कितना आएगा, ये 4y माइनस एक्स के लिए, किसके लिए 1,0 इस पॉइंट के लिए क्या साइन आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ए स्क्वायर कॉमा ये रख देंगे इस लाइन के अंदर, तो हमारा साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इस दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर ये रख देंगे कितना 4a माइनस एक्स के अंदर ए स्क्वायर माइनस कॉमा ये, तो होगा 4a माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके लिए साइन कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो तुम्हारे पास एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो इन दोनों को सॉल्व करके इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स है वो हम लोग बना सकते हैं। सही है, तो बना दो, कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a और इसका आंसर लेस देन 0। सही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्यूशन देख लो, तो ये बन जाएगा a की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में होगा। मतलब यहाँ से इंटीजर्स बनेंगे कितने कितने, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा, बस ये 3 ही इंटीजर्स बनेंगे इसमें से। ठीक है, मतलब जो सेकेंड वाला सोल्यूशन है उसमें 3 इंटीजर्स आ गए। अब इसमें से देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2a और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आ जाएगा कितना आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 होगा और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, बराबर क्या। अब इसमें जो इंटीजर्स कवर हो रहे कौन से हो रहे देख लो, एक तो आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव का तो कुछ काम है नहीं, 1 तो इसमें कवर हुआ नहीं, 2 भी कवर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब इसमें कितने, एक ही इंटीजर कवर होगा, कौन सा 3, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब इसमें एक ही सोल्यूशन आ जाएगा, बराबर ना, एक ही इंटीजर पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ, ये जो लाइन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन बनाती है, तो अगर ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन अगर है और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन बनाती है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, ये जो डिटरमिनेंट होता है ये बी सी और यहाँ पे कितना एच जी और ये एफ और यहाँ पे भी क्या एच जी एफ, इसका जो वैल्यू आना चाहिए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आना चाहिए 0। सही है क्या। तो यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो रख देते हैं इसके अंदर। ए की वैल्यू कितना है 2 है, एच की वैल्यू कितना है 7/2 है, ठीक है, और जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू है 4, फिर है एच की वैल्यू फिर से 7/2 होगी और बी की वैल्यू कितना है 3 है और एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी और यहाँ पे कितना आएगा, ये भी फिर से 4 होगा जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितना है 7 है और कांस्टेंट कितना है लैम्डा के बराबर है और इसका वैल्यू आ जाना चाहिए हमको 0। सही है क्या। तो बस सॉल्व कर लो, अब इसका जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से आंसर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें देखो, तो इसमें से मतलब इसको अगर पहले रो को, चलो कोई बात नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, कितना आएगा देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं, मतलब क्या करेंगे R3 में चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं, R3 माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से क्या होगा, ये 4 होगा, ये 4 माइनस 4 0 होगा, ये होगा 7, 7 माइनस 7 0 होगा और ये होगा 8, तो 8 माइनस लैम्डा हो जाएगा ऐसे। सही है क्या। तो इसका मतलब अब एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर इसका आंसर अगर 0 चाहिए तो बस ये जो क्वांटिटी है वो होना चाहिए तुम्हारा 0, मतलब लैम्डा माइनस 8 अगर 0 हो जाता तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो लैम्डा के लिए कितना आ गई 8 आ गई, तो बस यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए 8 आ जाना चाहिए। सही है, प्रॉपर्टी से इतना ईजी था ये। आगे बढ़ते हैं, number of integral values of m for which the x coordinate of the point of intersection of the line 3x plus 4y equals to 9 and y equals to mx plus 1 is also an integer। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x कोऑर्डिनेट वो क्या होना चाहिए, वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन इज आल्सो एन इंटीजर। मतलब कितने m के कितने इंटीजर्स होना चाहिए जो कि इसका x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बना रहा है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये हो जाएगी mx प्लस होगा 1। सही है, और इक्वल्स हो जाएगा 9। क्या किया मैंने, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया ताकि मुझे x का कोऑर्डिनेट निकल जाए। तो इसमें से x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये होगा 3 प्लस हो जाएगा 4m, 3x प्लस 4m हो जाएगा और ये कितना आएगा 4 और उधर जाके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 डिवाइड बाय होगा 3 प्लस 4m ऐसे। ओके, तो बस ये x होना चाहिए तुम्हारा इंटीजर। अगर x इंटीजर होना चाहिए तो m के कितने इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है ये तुमको बताना है। तो सीधी सी बात ये है कि जब m की ये कितना होना चाहिए, m की वैल्यू अगर कितना हो जाती है 1 अगर हो जाती है, 1 अगर हो जाती है तो कितना आएगा, ये तो नहीं चलेगा ना। मतलब ये 3 प्लस 4m जो है, 3 प्लस 4m जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, एक तो ये 1 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए या फिर -5 होना चाहिए। तो इतने ऑप्शन तुम्हारे पास है।
सही है ना, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो -1 होने के लिए कितना होना चाहिए, देखो चाहिए ये 3 + 4m की वैल्यू अगर ये -1 होना चाहिए तो इसका मतलब 4m की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये होगी -4, तो m की वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे m इंटीजर आ गया, मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन तुमको मिल गया। अब अगर ये 1 होना चाहिए तो कितना होगा, देखो यहाँ पे +1 होगा तो कितना आना चाहिए, 3 प्लस हो जाएगा 4m, और इक्वल्स टू अगर 1 होना चाहिए तो इसका मतलब 4m की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी -2, और यहाँ से कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, मतलब ये चला गया वैल्यू। फिर इसके बाद 3 प्लस हो जाएगा कितना 4m, और इक्वल्स टू होना चाहिए कितना 5, तो कितना होगा ये 4m होगा, इक्वल्स हो जाएगा कितना 2, और यहाँ से भी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये भी ऑप्शन चला गया तुम्हारा। और लास्ट में कितना होगा -5 इक्वल्स हो जाएगा कितना 3 + 4m, और शायद इसमें हो जाएगा कितना ये -8 इक्वल्स हो जाएगा 4m, और m की वैल्यू कितना आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो यहाँ से भी एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे 2 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, जहाँ पे ये जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होगा और m भी इंटीजर होगा, तो 2 सॉल्यूशंस तुम्हारे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।